लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू सीएसई। मैं विजेंद्र आपका फिर से स्वागत करता हूं। सीएसई द एजुकेशन रिवॉल्यूशन एक न्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो आपकी हेल्प करने के लिए बना है। आपकी डिमांड पर हम लाए हैं आज एक रिवीजन क्लास ऑफ L01 टू L07, यानी कि मेरे पहले के जितने भी लेक्चर्स थे उन सभी की एक रिवीजन क्लास। मैंने अपने कमेंट्स में आपको पूछा था कि आप अपने रिक्वायरमेंट बताइए, अपनी जो भी समस्याएं हैं वो मुझसे शेयर कीजिए। जितना होगा हम लोग आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और उसी को ध्यान में रखते हुए कई बच्चों ने कहा था कि रिवीजन क्लास चाहिए, इसीलिए आज हम रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। तो आप इसी तरह अपना फीडबैक हमें देते रहिए, नॉट ओनली इन ज्योग्राफी वीडियो कमेंट सेक्शन बट इन ऑल वीडियोस कमेंट सेक्शन यू कैन गिव योर फीडबैक, विल बी लुकिंग इनटू इट। और जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो भी जिस तरह से भी हम आपकी हेल्प कर सकेंगे, विल बी ऑलवेज अप टू इट। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आज थोड़ी सी डिस्कस करनी है कि कुछ स्टूडेंट्स को कुछ कॉन्सेप्ट्स मुश्किल लग रहे हैं और वो पूछते हैं कि उन्हें पढ़ें कैसे। देखिए, कॉन्सेप्ट्स मुश्किल सरल क्या होता है? आपको जो इजीली समझ में आ जाता है, जो आप जिससे थोड़ा सा फैमिलियर होते हैं, या फिर जो जिसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, वो आपको सरल लगता है। और मुश्किल वो लगता है जहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन, एक रिपीटेशन चाहिए, वो आपको मुश्किल लगने लगता है। तो मुश्किल सरल कुछ नहीं होता, आप कितना टाइम उसके साथ बिता रहे हैं वही उसे मुश्किल और सरल बनाता है। तो मेरी आपसे यही एक मेरी सलाह है कि आप लोग जो कॉन्सेप्ट को मुश्किल पा रहे हैं, जो भी डिफ़िकल्ट आपको लग रहा है, स्पेंड सम टाइम विद इट। जैसे मैंने जो भी कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया, अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आप उसे रिवीजन कीजिए ना, उसे रिपीटेशन कीजिए, फिर से उस वीडियो को देखिए, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को फिर से समझने की कोशिश कीजिए। आप उन्हें बुक्स में देखिए, आप उन्हें लिखिए, ड्रॉ कीजिए, किसी भी उसके साथ थोड़ा सा टाइम बिताइए। यही एक तरीका है उन टॉपिक्स को पढ़ने का। और अगर आपको मुश्किल टॉपिक्स को या फिर मुश्किल सब्जेक्ट्स को, कोई डिफ़िकल्ट ट्रबलिंग सब्जेक्ट्स टॉपिक्स को पढ़ने का कोई अगर तरीका आपको चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पे भी आपको एक वीडियो बनाकर दूं, अच्छे से एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊं कि किस तरह से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को हैंडल किया जाता है। तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या आपको इस टाइप का कोई वीडियो ज़रूरत है। अगर आपकी ज़रूरत है तो ही मैं बनाऊंगा उसे, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से रिवीजन क्लास ले लेते हैं। थोड़ी सी फास्ट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये सभी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़ चुके हैं तो आप जाके, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप फिर से वो पुराने वीडियोस को आप रेफर कर सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर, सीएसई पर, ज्योग्राफी फॉर स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी बाय विजेंद्र। ये प्लेलिस्ट आप जाके विजिट कीजिए। वीडियोज़ 1 बाय 1 टॉपिक वाइज हैं, आप उसे देखिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। लैटिट्यूड और अक्षांश जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियो में था, कॉन्सेप्ट्स, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस बना दी गई हैं, कुछ रेखाएं पृथ्वी पर पूरे गोल, देखिए पृथ्वी कैसी है, गोल है। अंग्रेजी में कहूँ तो स्फेरॉइड है, जियोइड है, थोड़ा सा इस तरह से है, राउंडेड ऑब्जेक्ट है। तो हिंदी में इसे मैं गोल ही कह दूंगा, इजी आसान भाषा में समझने के लिए। इस पूरी गोल पृथ्वी पर कुछ इमेजिनरी लाइंस बना दी गई हैं या मान ली गई हैं। ये इमेजिनरी लाइंस को कह दिया है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। और जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो उसमें इस अक्षांश का बहुत महत्व है। आप अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए कि किस अक्षांश पर किस तरह का क्लाइमेट या वेदर या मौसम या कैसी परिस्थितियां रहती हैं, प्राकृतिक परिस्थितियां, तो आप बहुत ही जल्दी से सभी क्लाइमेट, सभी मौसम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो ये क्या है, हमने मान लिया कि कुछ एंगुलर डिस्टेंस पे कुछ लाइन्स है। तो देखिए इस तरह से जा रही हैं ऊपर, ये जा रही है 0 डिग्री से शुरू होकर फिर 15, 30, 45, 60 एंड सो ऑन अप टू 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री नीचे, यानी कि नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। तो ये है एक कोण पर एंगुलर डिस्टेंस है। और कहाँ से हम मान रहे हैं इसे, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा से, जहाँ पे हमने भूमध्य रेखा को मान लिया 0 डिग्री। ओके, तो जल्दी से अगला देखते हैं। लैटिट्यूड का जो अगला चित्र है वो कहता है कि बहुत ज़्यादा सूर्य की रेखाएं वो पड़ती हैं सिर्फ बीच के इस हिस्से में। ये जो लाल हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, रेड पोर्शन, विच इज बिटवीन द ट्रॉपिक्स यानी कि उष्ण कटिबंधीय एरिया है। और ट्रॉपिक्स कहाँ से कहाँ तक कहलाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आप इसका हिंदी मुझे बताइए कमेंट्स में। और इसे कह देंगे हम उष्णकटिबंधीय, जहाँ पे सूर्य की सीधी रेखाएं पड़ती है, तो सबसे गर्म यानी कि टॉरिड रीजन यही है। ऑलराइट, और इसके ऊपर है टेम्परेट रीजन जो कहलाता है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिण यानी साउथ, इन्हें हम कह देंगे टेम्परेट रीजन। और सबसे ऊपर जो रीजन है 66.5 से 90 डिग्री और ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ये कहलाएगा, मतलब उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ, ये कहलाएगा पोलर यानी कि ध्रुवीय, जहाँ पे हमेशा ठंडा मौसम रहता है, जहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा एंगल पर यानी कोण पर यानी स्लैंटेड पड़ती हैं। तो वहाँ पर एवरेज टेम्परेचर आप देख सकते हैं -23 डिग्री, -33 डिग्री, इस तरह से। ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो उससे भी टेम्परेचर कम होता है, वो हम देखेंगे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वाले में, जब चाहे वो यहाँ पर भी हो कोई माउंटेन या फिर यहाँ पर हो, जैसे कि माउंट एवरेस्ट तो बीच में ही है, पर उसकी हाइट के साथ में भी टेम्परेचर कम होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी में अच्छे से समझाऊंगा। और इन्हीं सब डिफरेंशियल हीटिंग यानी कि अलग अलग गर्म और ठंडी अवस्था होने की वजह से बनते हैं जो प्रेशर एंड विंड सिस्टम, यानी कि जो दबाव और हवा के जो सिस्टम है वो बनता है इसमें। ठीक है, तो किस तरह से दबाव कम ज़्यादा होता है, जहाँ पर हवा होती है गर्म वहाँ हो जाता है दबाव कम यानी कि लो प्रेशर एरिया, और जहाँ पर हवा होती है यानी कि विंड होती है ठंडी कोल्ड, वहाँ पर हो जाता है हाई प्रेशर एरिया। तो हमेशा क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। अब देखिए रीजन्स फॉर सीजन्स यानी कि ऋतु और मौसम होने के क्या कारण है, तो वो कारण है पृथ्वी तो गोल गोल घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, बट उसी के साथ साथ ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इसका अक्षांश, इसकी जो घूर्णन की जो धुरी है वो 23.5 डिग्री पर यानी 23.5 डिग्री से टिल्टेड है एक्सिस इसका घूमने की धुरी, इसी कारण सारे ऋतु चेंज होती है। तो देखिए समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, ये सब कॉन्सेप्ट हमने देखा था। ग्रीष्म संक्रांति और शीतकालीन अयनांत, मतलब तो इस तरह से पोजीशन होती है पृथ्वी की जब सूर्य और नॉट सूर्य, दिन और रात समान होते हैं, यानी कि डे एंड नाइट हैव इक्वल अमाउंट और इक्वल टाइम। जबकि दो ऐसी पोजीशंस हैं जहाँ पर अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी अगर हिस्से में देखें पृथ्वी के, तो वहाँ पर एक जगह पर एक पोजीशन में, जैसे इस पोजीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा दिन होगा, ज़्यादा समय तक दिन होगा और रात छोटी होगी, जबकि इस समय पर उल्टा होगा। करेक्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर दिन होंगे छोटे, जो दिसंबर में होता है 22 दिसंबर, और रात होगी लंबी। ओके, जबकि दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा होगा उसी समय पर। तो इसीलिए हम एक को कह देते हैं ग्रीष्म संक्रांति, एक को कहते हैं शीतकालीन अयनांत, जब दोनों इक्वल होते हैं नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। ओके, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं लॉन्गिट्यूड। तो इसी तरह से हमने पृथ्वी को यानी कि इस गोले को बांटा था लंबी लंबी रेखाओं में, जो कि इमेजिनरी थी वंस अगेन, और इसके बीच में भी एंगुलर डिस्टेंस रखी थी। देखिए एंगुलर डिस्टेंस, जब भी ये राउंड ऑब्जेक्ट होता है ना, गोला कोई गोल ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें एंगुलर डिस्टेंस ही ली जाती है। तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 50, 40 ये हमारा डिसाइड करता है प्राइम मेरिडियन से, यानी कि एक 0 डिग्री की लाइन हमने मान ली जो कि ग्रीनविच से जाती है। ग्रीनविच मीन टाइम इसीलिए उसे कहा जाता है GMT, जिससे कि भारत 5.5 घंटे आगे है। भारत का जो IST है, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 5.5 घंटे आगे है। वो क्यों है? क्योंकि भारत पड़ता है पूर्व दिशा में। ये रहा हमारा प्यारा भारत, और ये है हमारा पश्चिम का एरिया। तो भारत से अगर देखें तो ये इंग्लैंड और यूरोप, वेस्टर्न अफ्रीका, ये भी सब पश्चिम में, इनफैक्ट पूरा अफ्रीका सब पश्चिम में। जबकि अगर जापान देखें तो इस तरफ पीछे की तरफ जापान रहेगा, वो हमसे पूर्व में है, तो वो हमसे समय में और ज़्यादा आगे है। ओके, फिर हमने देखा था नया एक और कॉन्सेप्ट जो था इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि या दिनांक रेखा आप जैसे कह सकते हैं। और देखिए इसका कॉन्सेप्ट भी निकाला था कि 15 डिग्री 1 घंटा कहलाता है। 15 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू 1 आवर, मतलब अगर 15 डिग्री इस तरफ चला जाए तो 1 घंटे का समय का फर्क आ जाएगा दोनों में। इस पर हमने कुछ प्रश्न भी सॉल्व किए थे और आपको भी मैंने कुछ प्रश्न दिए थे जो आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए थे उसके। बस यही तो हम चाहते हैं, आप इसी तरह से जुड़े रहिए हमसे, अपना फीडबैक देते रहिए। जो भी हम कमेंट में मांग रहे हैं आपसे प्रश्न, आपके ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसका उत्तर हमें देते रहिए। चलिए ठीक है, तो अगला देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमने देखा था IST यानी भारतीय मानक समय। तो प्रधान मध्याह्न यानी प्राइम मेरिडियन से
जो ग्रीनविच से GMT से गुजरता है, ग्रीनविच मीन टाइम से, वहाँ से 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्व में भारतीय मानक समय हमने मान लिया जो गुजरता है यहाँ पर नैनी, मिर्ज़ापुर और इस एरिया से। आपने मुझे ये भी कमेंट में बताया था। और हमारा जो बाकी का देशांतर की और भी जो रेखाएं हैं, अंतिम रेखाएं यानी कि पूर्व, और इधर भी पूर्व ही कहलाता है, बट भारत का जो पश्चिम का एरिया है वो 97 डिग्री ईस्ट और 68 डिग्री ईस्ट है। इन दोनों में भी काफ़ी समय का अंतर है, लगभग 2 घंटे का अंतराल है, और वो कैलकुलेशन भी हमने की थी। चलिए, इसके बाद में हमने देखा था द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत क्या था कि एक था छोटा सा गोलक जहाँ पे इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट आप कह सकते हैं प्रेशर, बहुत ही छोटा वॉल्यूम, फिर हुआ एक एक्सप्लोजन, भीषण विस्फोट। तो ये जो अनंत तापमान, अनंत दबाव और बहुत ही छोटा वॉल्यूम को आप लोग क्या कहते हैं बताइए मुझे, हिंदी में क्या कहते हैं वॉल्यूम को? तो बहुत ही छोटा द्रव्यमान, द्रव्यमान नहीं, सॉरी, आप मुझे बताइए, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ हिंदी के शब्द। चलिए, तो ये बहुत ही छोटा वॉल्यूम था, इसमें हुआ विस्फोट यानी कि एक्सप्लोजन, और प्रथम 3 सेकंड में ही बहुत सारी, सबसे ज़्यादा एक्सपांशन हुआ, विस्तार हुआ, फिर बने बहुत सारे एटम्स यानी कि अणु, परमाणु, मॉलिक्यूल्स, फिर उसके बाद में आगे चल के बने तारे, उसके बाद में आगे चल के इन सभी बहुत सारे जो गैसेस थे सब इकट्ठी होती गई, बहुत सारे जो आप कह सकते हैं कि मास था वो सब इकट्ठा होता गया, और इन तारों से बने फिर बाकी प्लैनेट्स, और फिर सबको मिलकर बहुत सारी बड़ी बड़ी हमारी गैलेक्सीज बनी, जिनकी अपने आप में ही चौड़ाई कई सारे लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष, इतना इतना इसमें इतना बड़ा ये एरिया था। तो ठीक है, ये हमने बिग बैंग थ्योरी देखी थी कि इस तरह से सिद्धांत, बिग बैंग का सिद्धांत हमें समझाता है कैसे इस यूनिवर्स का यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और कैसे ये अभी भी बढ़ रहा है, एक गुब्बारे की तरह अभी भी फैल रहा है। तो ये सारे जो गैलेक्सीज हैं ये सब दूर दूर जा रही हैं। ओके, फिर हमने देखा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसके कुछ प्रत्यक्ष सोर्स थे, जैसे कि चट्टाने, जो बाहर चट्टाने हैं, जो पत्थर हम लोग यूज़ करते हैं, उन्हीं सबको उनका अनुसंधान यानी रिसर्च करके उन पे केमिकल, उनका केमिकल कंपोजिशन पढ़ के समझ कर उस पर एक्सपेरिमेंट करके ये सब हमने पाया कि किस तरह से इंटीरियर हो सकता है, ये हमने समझने की कोशिश की। फिर ज्वालामुखी उद्गार जो कि सीधे अंदर से ही आता है बाहर, तो ये तो सीधे प्रत्यक्ष प्रमाण है, बस अंदर की चीज़ बाहर निकली, आप उसको उठाओ, उसका रिसर्च करो, उस पर अनुसंधान करो, उसका केमिकल कंपोजिशन यानी कि उसकी जो भी केमिकल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर है, जो तत्व हैं, उन सबको पढ़ने की और समझने की कोशिश करो, तो आप समझ जाओगे कि अंतर इंटीरियर में क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा विज्ञान है ये। इनडायरेक्ट सोर्सेज भी कुछ हैं, जैसे कि घनत्व की स्टडी यानी उसके ऊपर जो भी अनुसंधान किया जाए, उल्का पिंड जो मीटियोर जो बाहर से आते हैं, हालांकि वो हमारे पृथ्वी के हिस्से नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उन्हें भी ठीक से समझा जाए तो पृथ्वी का इंटीरियर कैसा होगा, इसको समझने की एक हमें हिंट मिलती है। इसीलिए इन्हें इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष स्रोत कह सकते हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज। फिर गुरुत्वाकर्षण से, चुंबकीय जो भी फील्ड है, क्षेत्र है, उससे, और भूकंपी तरंगों यानी कि सीज्मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक वगैरह से हम लोग समझ सकते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो कैसे समझ सकते हैं, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। तो देखिए, उसके पहले हमने पाया अपनी इस अनुसंधान से कि सियाल इज द आउटर लेयर यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ज़्यादातर कॉन्टिनेंट्स के ऊपर है, मेंटल और ओशनिक क्रस्ट में है सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम, जबकि कोर में है निकल एंड फेरस यानी कि लोहा और निकल, कोर इधर है। कोर भी कई टाइप के हैं, अभी बताऊंगा मैं, 2 टाइप के कोर हैं। तो चलिए, फिर भूकंपी तरंगे हमने देखी थी, सीज्मिक वेव्स, जिन्हें ये एक टाइप की मैकेनिकल वेव्स है यानी कि मैकेनिकल तरंगे हैं, तो इन्हें चाहिए एक माध्यम, करेक्ट, इन्हें चाहिए माध्यम आगे बढ़ने के लिए। तो 2 टाइप की इंपॉर्टेंट वेव्स है, पी वेव्स प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स, यानी कि प्राइमरी जो पहले आ जाती है, सबसे पहले जो पाई जाती है, और सेकेंडरी मतलब जो बाद में, द्वितीय टाइप की। ठीक है, तो एस वेव्स जो है सेकेंडरी वेव्स, वो केवल ठोस और गैसीय माध्यम यानी कि सॉलिड एंड गैसियस मीडियम में ही ट्रैवल करती हैं, जबकि पी टाइप की जो प्राइमरी प्रथम जो तरंगे हैं वो तीनों में, ठोस, तरल या गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, तीनों टाइप के मीडियम में वो ट्रैवल कर सकती है। तो चलिए, एस वेव का प्रोपोगेशन अभी हमने समझा कैसे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ बाय अंडरस्टैंडिंग द वेव्स यानी भूकंपी तरंगों को समझकर हमने कैसे उस पृथ्वी के अंदरूनी तत्वों को जाना। तो चलिए, एस वेव मान लीजिए ये है हमारे अर्थक्वेक यानी भूकंप का एक फोकस। तो जब
वैज्ञानिकों ने पाया कि ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर ये तरंगे पहुँचती ही नहीं है, सिर्फ इस तरह से जाती हैं, लगभग 105 डिग्री यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो सिर्फ यहीं तक ये तरंगों को उन्होंने मेजर कर पाए, किस पे, रिक्टर स्केल या फिर मर्कौली स्केल पर। तो ये पाया कि एस तरंगे जो हैं वो जो आउटर कोर है ना, जो लिक्विड है, वहाँ से ट्रैवल नहीं कर पाती। करेक्ट, तो सॉलिड और गैसेस में करती हैं। फिर आई अगली पी वेव्स। तो पी वेव्स का क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हो गया। मतलब जब वो सॉलिड से जा रही थी तो ठीक है, जब वो लिक्विड से जा रही थी तो उनका रिफ्रैक्शन हो गया, है ना, वो ऐसे मुड़ गई, वो सीधी सीधी नहीं निकल गई। तो इस तरह से एक शेडो जोन यानी कि एक छाया क्षेत्र बना 103 डिग्री से लेके 143 डिग्री तक, जहाँ पर इन तरंगों को मापा नहीं गया, ये नहीं पाई गई पी टाइप की जो तरंगे। और हर बार अगर मान लीजिए यहाँ पर भूकंप आता है तो भी ऐसे ही बनेगा, कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर इसका छाया क्षेत्र बन जाएगा, जो शेडो जोन है वहाँ पे नहीं पाई जाएंगी। तो इससे हमें पता पड़ा कि बीच का जो सॉलिड है वो बीच का जो कोर है, इनर कोर, अंदरूनी क्रोड, वो है सॉलिड यानी ठोस, और बाह्य क्रोड, आउटर कोर है थोड़ा सा लिक्विड। ठीक है, निकल फेरस और सिलिकॉन से मिलके बना है। फिर ऊपर हमारा क्रस्ट और मेंटल एस्थेनोस्फीयर देखते हैं। तो ये देखिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हमें इस तरह से पता पड़ा। हम ऊपर होता है द क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी, उसके अंदर होता है मेंटल, सबसे अंदर होता है क्रोड यानी कि कोर। तो ये रहा हमारा इनर कोर यानी अंदरूनी क्रोड, ये है हमारा आउटर कोर यानी बाह्य क्रोड, ये है सॉलिड यानी ठोस, ये है तरल यानी लिक्विड, इसके ऊपर है मेंटल, ये हिस्सा मेंटल है, इनर मेंटल, आउटर मेंटल, और उसके ऊपर है एस्थेनोस्फीयर, और ऊपर है लिथोस्फीयर, फिर कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस। तो चलिए, तो लिथोस्फीयर है क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलकर बनता है, स्थल मंडल हम जिसे कहते हैं। ठीक है, क्रस्ट एकदम ऊपरी जो सतह है ना, ये बिल्कुल ऊपरी सतह भूपर्पटी की, वो है क्रस्ट। चलिए अगला हम देखते हैं ज्वालामुखी और उसके स्थल रूप। तो एक हमने देखा था वॉल्केनिक आर्क, यानी ज्वालामुखी के जो पूरी श्रृंखलाएं बनती हैं, ज्वालामुखी के पर्वतों की श्रृंखला, वो थे वॉल्केनिक आर्क। तो ये देखिए, यहाँ से ज्वालामुखी फटा, यहाँ से मैग्मा बाहर निकला, जो बना लावा, ये जमते 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 एक पर्वत टाइप का बन गया, और पर्वत से बनी क्या बना, आइलैंड यानी कि द्वीप, और ऐसे द्वीपों की श्रृंखला बनती गई। इसीलिए हमने कह दिया वॉल्केनिक आर्क। वर्ल्ड मैप पे हमने देखा था कि कहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं, इंडोनेशिया का रीजन है, और आपका नॉर्थ अमेरिका के आसपास अटलांटिक में ऐसे रीजन है जहाँ पर पाए जाते हैं। वेस्ट इंडीज़ वाले जो आप देखेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे द्वीपों का समूह है, और उन सबका वॉल्केनिक ओरिजिन है। और भारत में ये हिस्सा कहाँ है, मेनलैंड पे तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया से जो पास जो एरिया है वो। चलिए, वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं, तो जब ओशियन, तो वॉल्केनिक आर्क कब बनती है, जब सिर्फ समुद्री सतह टकराती हैं आपस में, तो वॉल्केनिक आर्क बन जाता है, क्योंकि वो समुद्र में ही बना है। वॉल्केनिक माउंटेन्स यानी कि ज्वालामुखी पर्वत कब बनते हैं, जब समुद्री यानी महासागरीय और महाद्वीपीय, ओशियन और कॉन्टिनेंट जब टकराते हैं तो बनते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स, कुछ इस तरह से। ओके, ये कॉन्सेप्ट हमने समझा था, हम रिवीजन क्लास ले रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। फिर है मध्य महासागरीय कटक। तो देखिए, महासागर के बीच में इसका मध्य नाम इसलिए रखा था क्योंकि अटलांटिक ओशियन के बिल्कुल मध्य में ये पाए गए थे, जबकि बाद में देखा पैसिफिक और भारतीय जो इंडियन ओशियन है उसके मध्य में नहीं है, बट इन्हें फिर भी कह देते हैं मिड ओशियनिक रीजन है, मध्य महासागरीय कटक। तो इसमें क्या होता है, बीच में से ज्वालामुखी बाहर निकलता है, जो बहुत ही तरल होता है, वो फैलता जाता है, जमता जाता है, और उससे बनती हैं ऐसी श्रृंखलाएं, पर्वतों की, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतों की श्रृंखलाएं, इन्हें हम कह देते हैं रिजेस। करेक्ट, तो ये है मिड ओशियनिक रिज, और ये फैलती जाती है इस तरह से। ये भी एक टाइप का ज्वालामुखी है, बहुत ही तरल ज्वालामुखी। यह होता है ओशियन ओशियन डाइवर्जेंस, यानी कि जब ओशियन महासागर की जो दो सतह है, मान लीजिए आप, वो जब जुदा होती हैं, वो दूर दूर जाती हैं, तो डाइवर्जेंस की वजह से बनता है मिड ओशियनिक रिज। और ये बहुत ही सामान्य, बहुत ही शांत इसका इरप्शन होता है, इसका जो विस्फोट भी नहीं कहेंगे, इसे सीधे धीरे धीरे निकलता है, बेसाल्टिक होता है ये। ठीक है, बेसाल्टिक एंडेसिटिक का मैं एक चित्र आपको दिखाया था, फिर से दिखाऊंगा उसे। ठीक है, फिर है कुछ मेडिटेरेनियन वॉल्केनिज्म। तो यहाँ पर क्या होता है, मेडिटेरेनियन रीजन आप जानते हैं ना, अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो है मेडिटेरेनियन, तो
जब हम वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे मेडिटेरियन टाइप का एक क्लाइमेट भी होता है। अब यहाँ पर एंडेसिटिक इरप्शन, ठीक है, मिड ओशियनिक रीज में हो रहा था। बेसाल्टिक जो कि बहुत तरल यानी कि फ्लूइड था, और एंडेसिटिक कैसा होता है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप, थोड़ा सा ठोस ही होता है, ज़्यादा तरल नहीं होता है। तो ये एक दूसरे के ऊपर जमता जाता है। यहाँ बहुत सारे से आर्क देख रहे हैं, लाल लाल बहुत सारे डॉट्स देख रहे हैं, बिंदु, यही सब है वो मेडिटेरेनियन वॉल्केनोज, यानी कि वो ज्वालामुखी जो मेडिटेरेनियन रीजन में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स दे दिए, माउंट एटना, माउंट वेसुवियस। आप इन ज्वालामुखी पर्वतों के नाम थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न कभी कभी सीधे सीधे उठाते हैं, खासकर हमारे स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन जो होती हैं पीएससी स्टेट की, उसमें खासकर, और यूपीएससी में इनका कहीं ना कहीं कोई कॉम्बिनेशन उठाते हैं, इन्हें मल्टीपल चॉइस में इनके साथ में और भी ऑप्शंस देकर फिर पूछते हैं। चलिए, तो अगला था हॉटस्पॉट वॉल्केनो, हॉटस्पॉट ज्वालामुखी। इसमें क्या होता है, तो देखिए कोर में सबसे पहले बेसाल्टिक मैग्मा, ये बहुत ही इंटीरियर में होता है, धीरे धीरे ये राइज करना, ये ऊपर चढ़ना शुरू होता है, और फिर यहाँ पर बनता है फ्लड का। फ्लड मतलब क्या होता है, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, मतलब कि फैल जाना बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बेसाल्ट का पूरा एक फ्लड बेसिन बन जाता है, और धीरे 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 करके वहाँ पे एक जमा होता जाता है लेयर्स में। तो इन्हें कहते हैं हॉटस्पॉट ज्वालामुखी। यहाँ पे कोई विस्फोट नहीं हो रहा है, बट धीरे धीरे ये अंदर से मैग्मा कोर से बाहर आके निकल रहा है। चलिए, तो मैंने जो बताया था कि बेसाल्टिक और एंडेसिटिक का फ़र्क, इस दो इमेजेस के अलावा मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे लगता है किस तरह से आप खुद ही समझ सकते हैं कि बेसाल्टिक का इरप्शन यानी कि उसका जो विस्फोट भी नहीं कहेंगे, वो जिस तरह से बाहर निकलता है वो कैसा होता है, और एंडेसिटिक किस तरह से निकलता है। तो आपको कौन सा दिख रहा है, कौन सा है ज़्यादा तरल और कौन सा है ज़्यादा कम तरल यानी कि थोड़ा ठोस। फिर कुछ हमने लैंडफॉर्म्स पढ़े थे, अंतर्वेदी। तो देखिए कुछ यहाँ अंदर था बैथोलिथ, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, हिंदी वाली भी मेरे पास एक स्लाइड है। ये एरिया था लैकोलिथ। थोड़ा सा बस शब्द और वो कैसे दिखते हैं उन्हें देखिए इस वक्त। ये थी हमारी डाइक, और ये जो लेटी हुई सिल है, ठीक है, ये मेन वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी। तो अब देखिए फिर से एक बार, तो ये था बैथोलिथ यानी महास्कंध, ये था लैकोलिथ, अपरंदित लैकोलिथ जो फंसा हुआ है बीच में, ये लैकोलिथ देखिए बीच में जम गया आकर, करेक्ट। ये जो लेटी हुई मैंने आपको बताई थी सिल, मतलब ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी यहाँ से निकला, अब उसको बीच में कुछ दरारें मिल गई तो यहीं पे जम गया, कहीं पर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो लैकोलिथ बन गया, जहाँ से निकला वो महास्कंद यानी कि आपका बैथोलिथ था। और अगर ये ऐसे ऊपर जाते जाते ऐसे जम गया हिस्सा, तो इन्हें हमने बोल दिया डाइक, यानी कि जो वर्टिकल है ना खड़ा हुआ, और जो लेटा हुआ है वो है सिल। और इन सब ये एक लैंडफॉर्म ऐसे अंदरूनी लैंडफॉर्म यानी अंतर्वेदी स्थलाकृतियाँ जम गई हैं, ऊपर ये बाहर स्थल पर निकल भी नहीं पाई, उसके पहले ही ज्वालामुखी जम गया। चलिए, तो अंतर्वेदी स्थलाकृति किस तरह की होती थी, इंट्रूजन ऑफ मैग्मा इन सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक में, क्योंकि सेडिमेंट्री क्या परत दर परत जमती है तो उनमें बीच में कभी कभी गैप्स भी होता है, तो ये मैग्मा है ना उस जो दरार टाइप की है उसमें जाके जम जाता है। सिल होता है हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटा हुआ, जैसे लेटी हुई सिल्ली मान लीजिए आप। डाइक होता है वर्टिकल, तो डाइक इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, कैक्टस मान लीजिए आप। चलिए, फिर मैग्मा विच कुड नॉट कम आउट यानी कि जो मैग्मा बाहर ना आ पाया उन्हें बोल दिया लैकोलिथ। और सॉसर शेप यानी कि तश्तरी की शेप में जो मैग्मा जम गया वो बोल दिया लैपोलिथ। और वेव्स की शेप में जो जम गया इस तरह से, देखिए आप उन चित्रों को बार बार देखेंगे और थोड़ा सा ये जो 2-3 मिनट में समझा रहा हूँ इन्हें फिर से देखेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे याद होगा और आप कहीं से नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। वो होगा फैकोलिथ। और बैथोलिथ जो है इंट्रूसिव ग्रेनिटिक रॉक, जो सबसे नीचे बहुत बड़ा एरिया। बात का मतलब क्या होता है, नहाने वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो बड़ा सा बात होता है ना, जहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वो एरिया बैथोलिथ है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रॉक या मैग्मा जाकर जम गया वहाँ। चलिए, तो लावा के प्लेट्यू किस तरह से निकलते हैं, तो कुछ फिशेस वही हॉटस्पॉट वॉल्केनो की तरह, जहाँ से हॉटस्पॉट होने की वजह से, दरारें होने की वजह से ज्वालामुखी के तरल ज्वालामुखी बाहर निकलता है, बेसाल्टिक इरप्शन होता है और पूरा फैल जाता है, वो ऐसे स्प्रेड अक्रॉस द लैंड, तरल होने की वजह से पूरा फैलता जाता है, ऐसी शीट्स यानी कि परत जमती जाती है। इसका एग्जांपल हमने क्या देखा था, डेक्कन लावा ट्रैप्स, जो दक्कन के क्षेत्र में जो लावा के
हमारे पास बेसाल्ट के जो लावा की परत जमी हुई है वो हम कह सकते हैं प्लेट्यू बन गया है। करेक्ट। प्लेट्यू का मतलब क्या होता है? एक पठार, एक उठा हुआ हिस्सा। पठार किस वजह से बना? ऐसी परत जमती गई बेसाल्टिक लावा की दक्कन क्षेत्र में। चलिए, इंडियन डेक्कन ट्रैप मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, क्योंकि भारत इस तरह से यहाँ से आया है, जो रियूनियन आइलैंड से अभी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी के इरप्शन होता रहता है, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी के विस्फोट या ज्वालामुखी बाहर निकलता रहता है बेसाल्टिक। तो जब भारत यहाँ पर था इस एरिया में, तो बहुत सारा बेसाल्टिक लावा निकला और वो जमता गया। भारत यहाँ पहुँचा, साथ में लेकर आ गया। चलिए, इसी वजह से बनी, इस डेक्कन लावा ट्रैप की वजह से बनी, क्योंकि काला बेसाल्टिक लावा बाहर निकला था, तो उसकी वजह से बनी काली मिट्टी, रेगुर सॉइल। चलिए अगला देखते हैं, ज्वालामुखी टाइप के शंकु कौन कौन से होते हैं। तो ठीक है, वॉल्केनिक आइलैंड जो हॉटस्पॉट पर होते हैं, जहाँ फ्लूइड लावा निकलता है, तो वहाँ पर बनता है, जो भी मैंने आपको बताया, जिसकी की वजह से लावा का प्लेट्यू भी बनता है, उसी की वजह से बनता है शील्ड वॉल्केनो, अगर एक ही जगह पे रहे तो। क्योंकि भारत आगे मूव होता गया था, तो वहाँ पर वॉल्केनो नहीं बना, वहाँ पे प्लेट्यू बन गया, पठार बन गया। करेक्ट। अगर एक ही जगह हो तो शील्ड बन जाती है, एक के ऊपर एक, परत दर परत। फिर एक होता है ये वाला जो है, ये हो गया अपना कोनिकल शेप, यानी कि शंकु जो होता है उस तरह से। तो देखिए, ये ज़्यादा तरल नहीं है, तो ये आके बहुत ही कम जगह पे जम जाता है। ये ऐसे फूटा, विस्फोट हुआ और ये ऐसे जम गया यहाँ पे, तो ऐसे एक शंकु का निर्माण होता जाता है। करेक्ट। ये ज़्यादा तरल नहीं होता, थोड़ा ठोस ही होता है, एंडेसिटिक होता है ये। एंडेसिटिक कहाँ से बना था शब्द? एंडीज से, एंडीज पर्वत है ना। चलिए, फिर तीसरे प्रकार का जो था वो था अपना कॉम्पोजिट, जहाँ पर वॉल्केनिक माउंटेन यानी ज्वालामुखी पर्वत बनता है। हर एक इरप्शन, हर एक विस्फोट के बाद में एक नई लेयर ऑफ ऐश और लावा, यानी कि लावा और जो साथ में धूल के कण निकले हैं, अंदर से जो भी पदार्थ निकले हैं, वो सब जमते जाते हैं। इसके एग्जांपल देखे हमने, माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट वेसुवियस, माउंट फुजी। ये हो गया कॉम्पोजिट, यानी कि एक लावा की लेयर जमी, फिर एक ऐश, यानी कि उसके बाकी के जो कण हैं, जो राख जैसी जगह, राख जैसे जो एलिमेंट्स निकले हैं, वो एक के ऊपर एक जमते गए और ये कॉम्पोजिट बन गया। कॉम्पोजिट का मतलब ही होता है एक से ज़्यादा चीज़ों से बना हुआ। ठीक है। चलिए, तो फिर आगे हमने देखा था पैंजिया और पैंथेलेसा। ये अभी मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा रिवीजन किया था। पैंजिया हो गया सुपर कॉन्टिनेंट और पैंथेलेसा हो गया ये सुपर ओशियन। फिर देखा था 20 करोड़ साल पहले इसमें हुआ एक ब्रोकन अप, दे वर ब्रोकन अप, वो टूटना शुरू हुए, ऊपर और नीचे की तरफ अलग अलग हो गए। गोंडवाना और लॉरेशिया हमने उन्हें कह दिया। फिर 16.5 करोड़ साल पहले गोंडवाना भी पूरा अलग अलग भूभागों में, यानी कि कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स और द्वीपों में टूट गया। फिर इनसे निकला हमारा भारत और ये ऊपर मूव होना शुरू हुआ, ऊपर आकर टकराया यूरेशियन प्लेट से, जिसकी वजह से बने हिमालय। मैंने पिछली बार आपको जो पिछला लेक्चर लिया था उसमें, उसके कमेंट सेक्शन में आप विजिट कीजिए, एक एनिमेशन की मैंने लिंक डाली, आप जाके देखिए कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। बहुत ही सुंदर वो एनिमेशन है। चलिए, तो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते फिर हमने देखी 3 सिद्धांत, 3 थ्योरीज, महाद्वीपी प्रवाह यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी सागरीय अधस्थल का विस्तार, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेट विवर्तनिकी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी अल्फ्रेड वैगनर ने। ही वॉज द फर्स्ट वन टू प्रोपाउंड दैट मूवमेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट, यानी कि जो महाद्वीप हैं वो मूव होते हैं, वो उनका प्रवाह होता है, प्रसार होता है, यानी फैलते भी हैं, इधर उधर जाते हैं। ठीक है। उनके कुछ ऑब्जर्वेशन थे, जैसे कि जिगसॉ पजल की तरह ये आइलैंड्स, ये कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो मैच होते हैं। ठीक। साथ ही साथ जो चट्टानें जो पाई गई हैं उन सब का ओरिजिन वो सेम है, उनकी आयु, उनकी एज, वो सब सेम है, जबकि वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं फिर भी। इसके बाद में अगला क्या था कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, जैसे कि हमारा भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय अभी क्षेत्र में आता है, तो वहाँ पर ग्लेशियर यानी कि ये जो हिमनद होते हैं उनके निक्षेपण, उनके एविडेंस, उनके प्रमाण कैसे हैं। तो ये तभी हो सकता है जब भारत, अफ्रीका जो अभी ट्रॉपिकल रीजन में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है, वहाँ पर भी वो भी कभी ध्रुवीय क्षेत्र में रहे होंगे। सही, तभी उसमें ध्रुवों की तरह ग्लेशियर बन सकते हैं और इस हिमनदों का निक्षेपण हो सकता है, उसके एविडेंसेस यानी उसके प्रमाण मिल सकते हैं, अवसादी प्रमाण। फिर उनका एक और चौथा ऑब्जर्वेशन क्या था, वो था कि गोल्ड जो है वो घाना में पाया जाता है,
लेकिन उसकी सोर्स यानी कि उसके जो स्रोत होते हैं वो वाली रॉक्स पाई जाती है ब्राज़ील में, तो ये है ब्राज़ील, और गोल्ड पाया जाता है इधर घाना में। तो ये कैसे हो सकता है, ये दोनों पास में होंगी तभी तो होगा, यहाँ से निकलेगी रॉक से गोल्ड और उसका डिपॉजिट्स यहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, फिर एक और ऑप्शन था, एक और जो ऑब्जर्वेशन था वो था जीवाश्मों का वितरण, मतलब एक प्रकार के जीवाश्म फॉसिल्स वो पाए गए अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। तो जब अभी हज़ारों किलोमीटर का उनमें फ़र्क है, बीच में इतना बड़ा महासागर है, तो कैसे ये जो जीव थे वो अलग अलग महाद्वीपों में किस तरह से पाए गए, सबका उद्भव यानी कि सबका इवोल्यूशन तो अलग अलग हुआ होगा, तो कैसे पता, तो अगर ये महाद्वीप जुड़े होंगे तभी ये हो सकता है। तो चलिए, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस थी, क्या थी कि ये ड्राइविंग फोर्स आखिर ये हुआ कैसे, अगर कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप का प्रभाव हुआ, वो मूव हुए तो हुए कैसे। उन्होंने कहा कि भाई पोलर फ्लीइंग फोर्स, ध्रुवीय फ्लीइंग फोर्स था, या टाइडल फोर्स ज्वारीय बल जो सूर्य और चंद्रमा के ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है, वैसा वैसा बाकी साइंटिस्टों ने या वैज्ञानिकों ने उसे नकार दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। ये पोलर फ्लीइंग फोर्स मतलब पृथ्वी के घूमने की वजह से कॉन्टिनेंट घूम गए इधर उधर, तो लोगों ने कहा कि साहब ये तो थोड़ा सा गलत है। फिर आया आर्थर होम्स का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि क्योंकि अंदर होते रेडियो एक्टिव तत्वों की वजह से होता है तापमान में भिन्नता यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस, थर्मल डिफरेंस, उसकी वजह से ये मूवमेंट शुरू होता है, कन्वेक्शनल सेल बनता है और मूवमेंट शुरू होता है। ये उन्होंने 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने ये सिद्धांत दिया, कन्वेक्शन सेल थ्योरी। चलिए, उसके बाद में हमने देखा था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बहुत सारे नए नए डिवाइसेस या मशीन्स, या फिर जैसे सबमरीन एग्जांपल ले लीजिए, उसका आविष्कार हो गया। तो पहले तो लड़ाई में यूज़ की, बाद में उसका रिसर्च या अनुसंधान में यूज़ किया। तो इन सबमरीन से और बड़े बड़े शिप्स से पूरे ओशियन फ्लोर की मैपिंग यानी कि उसका मानचित्रण किया गया महासागर के अधस्थल का, और पाया कि इसमें बहुत सारे माउंट हैं, पर्वतीय श्रृंखलाएँ हैं, कुछ ऐसी श्रृंखलाएँ जो रिजेस हैं, कुछ दरार घाटियाँ यानी कि भ्रंश घाटियाँ हैं, कुछ बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, ठीक है, कुछ शेल्फ हैं, कुछ स्लोप हैं वगैरह वगैरह। तो ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया कि हमने पाया जलमग्न पर्वत, कटकें व खाइयाँ, फिर कटक से जैसे जैसे दूर जाएंगे वहाँ पर आयु बढ़ती जाती है, और कटक के पास में सबसे कम सबसे युवा क्रस्ट है, ऊपर पट्टी है। फिर ये जो पर्वत है, जलमग्न पर्वत है, ये खाई में आके गायब हो जाते हैं, एक तरह से डिफॉर्म हो जाते हैं। तो चलिए, फिर आई इसी की वजह से सी फोर्स फ्लडिंग थ्योरी, सागरीय अधस्थल का विस्तार। तो कुछ होते कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, कुछ है वितलीय मैदान यानी एबिसल प्लेन्स, और कुछ है मिड ओशियनिक रीजन यानी मध्य महासागरीय कटक। अब फिर हमने देखा था कि किस तरह से जब ये समझे कि सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है यानी कि महासागर के अधस्थल का विस्तार हो रहा है, और उन्हीं की वजह से बन रही है कुछ खाइयाँ जहाँ पर महाद्वीप और महासागर की प्लेटें टकरा रही हैं, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा हमने पाए क्या, उन्हीं पर्वतों के नीचे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, सबसे ज़्यादा भूकंप, जहाँ जहाँ पर भी ये टकरा रही हैं। ठीक है, तो ये देखिए मिड ओशनिक रिज महासागरीय कटक, ये है अटलांटिक, ये है इंडियन ओशन, और यहाँ पर है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर की। फिर मिड ओशनिक रिज का कॉन्सेप्ट समझा था, किस तरह से अंदर से निकलता है बाहर मैग्मा, बेसाल्टिक इरप्शन होता है यानी बेसाल्टिक लावा बाहर निकलता है जो कि तरल होता है, और वो फैलता जाता है, छोटी छोटी तो नहीं, कुछ रिजेस पर्वतीय श्रृंखलाएं बनती जाती हैं और फैलता जाता है इधर। फिर अगर क्या होता है, यहाँ पर देखा हमने कुछ खाइयाँ पाई जाती हैं, ठीक है, तो ये रिज बीच में जो है, और बीच में दरार घाटी। चलिए, तो ज्वालामुखी के उद्भेदन से महासागरीय परपटी का विभेदन, राइजिंग लिम्ब ऑफ करंट ब्रेक्स द ओशियन क्रस्ट को तोड़ा, नीचे से जो करंट ऊपर बाहर आया, करंट का मतलब एक तरह से तरंग, या अभी हम आगे और देखेंगे, बेसाल्टिक लावा बाहर निकला, और इनके जमने की वजह से बनी कटक यानी रिज, नवीन परपटी का निर्माण हुआ, और फैलाव हुआ ओशियन के क्रस्ट का, महासागर भूपरपटी का विस्तार। कहाँ कहाँ हमने ट्रेंचेस पाई थी, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस आप देख लीजिए। ये है पोर्टोरिकन ट्रेंच, ये पेरू चिली ट्रेंच, नाम आसान है, पेरू और चिली यहाँ पर दो देश हैं। फिर मिड अमेरिकन ट्रेंच, यहाँ पर है हमारी मैरियाना ट्रेंच, फिलीपींस के पास में 200 मील दूरी पर, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे गहरा जो पृथ्वी की सतह है वो बिंदु यहाँ पर है। चलिए, यहाँ पर जावा ट्रेंच भारत के पास में, तो इंडियन ओशन का सबसे गहरा जो बिंदु होगा वो जावा ट्रेंच में है।
अब मरियाना ट्रेंच से रिलेटेड एक फन फैक्ट आपको बताता हूँ। रिसेंटली 68 साल की एक महिला वो इस सतह को छूकर आई है सबमरीन में, स्पेशल वेसल में। और ख़ास बात यह है कि उन्होंने, वो पहली अमेरिकी महिला थी जो जिन्होंने स्पेस वॉक भी किया था। तो चलिए आप मुझे उसका नाम बताइए अगर आपको पता हो, आपने रिसेंटली अगर ये न्यूज़ पढ़ी हो तो। ठीक है, फिर हमने देखी थी मिड ओशनिक रिज ट्रेंच, यानी कि खाइयाँ। तो क्या होता है, खाई जो है वो सागर की परपटी में नष्ट हो जाती है, मेंटल पिघल जाता है वहाँ पे, मेंटल में जाकर पिघल जाती है। इस तरह से बाहर निकली ये परपटी और ये जाकर खाई में समा गई। कहाँ पहुंची है, नीचे, क्रस्ट से नीचे मेंटल में, और मेंटल में जाके ये हो गया डिस्ट्रॉय, यानी कि नष्ट, और पिघल गई है, मेल्ट हो गई। करेक्ट। अब ऐसा क्यों होता है हमने ये भी समझा था, क्योंकि ओशनिक क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से हैवी होता है, यानी कि महासागर की परपटी भारी होती है महाद्वीप की परपटी से, तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आगे हमने देखा मरियाना ट्रेंच का। मैंने अभी अभी आपको बताया कि माउंट एवरेस्ट को अगर हम उल्टा करके वहां पर रख दें तो उससे भी गहरी है मरियाना ट्रेंच, डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। फिर एक और कॉन्सेप्ट हमने देखा था पूरा चुंबकत्व, पैलियोमैग्नेटिज्म। कुछ और ऑब्जर्वेशन जो साइंटिस्ट ने पाई वो ये थी कि मिड ओशनिक रिज, यानी कि मध्य महासागरीय कटक से जब हम जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इन जो रॉक्स यानी चट्टानों को, इनको मैग्नेटोमीटर में इनका जब चुंबकीय क्षेत्र को रिकॉर्ड करेंगे तो ये पाया कि ये अलग अलग इनका चुंबकीय ध्रुव जो बने हुए हैं। ठीक है, तो ये धारियां जो हैं वो पैरेलल भी हैं, समानांतर भी हैं, लेकिन ये उल्टी हैं एक दूसरे से। तो ये कैसे हुआ, तो हमने समझा कि पृथ्वी के जो आसपास चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी वजह से सोलर फ्लेयर्स से हमें सहायता मिलती है, इससे बच जाते हैं, जो सौर पवन कहेंगे उसे। और ये बदलती है हर कुछ थाउजेंड्स ऑफ या फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में, कुछ करोड़ों लाखों सालों के बाद में ये बदलती हैं, फ्लिप होता है। कभी नॉर्थ ऊपर, कभी साउथ नीचे, कभी नॉर्थ नीचे, कभी साउथ ऊपर, इस तरह से फ्लिप होता है। तो ये रिकॉर्ड हो गया कहाँ पर, इन चट्टानों में। यानी ये चट्टान जब थी तरल, जैसे बेसाल्टिक लावा बाहर निकला, उस समय का जो भी चुंबकीय क्षेत्र था उसमें अलाइन हो गई है। ठीक है, फिर जैसे ये ठंडा होकर जमा तो क्या हुआ, वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया। फिर जब अगला तरल तो ये जो सॉलिड पोर्शन है, जो रिजेस है, ये दूर होती गई धीरे धीरे क्रस्ट में, फिर बीच में से ऐसे दूर होती गई। तो यहाँ का जो चुंबकीय ध्रुव है और जो पास वाले को चुंबकीय ध्रुव है, जब ये नया लावा बाहर निकला तो तब तक पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र यानी ध्रुव जो बदल चुके थे, पलट चुके थे। तो इस लावा ने, इन चट्टानों ने कुछ अलग रिकॉर्ड किया, ठीक है, इनके मुकाबले में। और फिर जब ये ठंडी हो गई तो परमानेंटली रिकॉर्ड हो गया वो। तो इस तरह से बन गई हमारी चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप। ओशियन का जो पूरा फ्लोर है, महासागर का जो पूरा स्थल, अधस्थल या तल है, वो पूरा एक चुंबकीय टेप की तरह पूरा रिकॉर्ड करता गया। और ये 300 मिलियन ईयर्स से ज़्यादा पुराना है नहीं हमारे पास रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि 300 मिलियन ईयर्स में ये पूरा आकर नष्ट हो जाता है। कहाँ पर? खाइयों में जाके। तो चलिए, इसी से अगला सिद्धांत आया प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इन्होंने हमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन कुछ फिर भी बाकी रह गए थे। जैसे कि फोल्ड माउंटेन, यानी माउंटेन्स कैसे बनते हैं, नवीन वलित पर्वत किस तरह से बनते हैं, भूकंप यानी अर्थक्वेक के कारण क्या है, ज्वालामुखी के कारण क्या है। तो हमने समझने की कोशिश की आखिर प्लेट होती क्या है। तो जो क्रस्ट और अपर मेंटल है उसे मिलकर बनता है लिथोस्फीयर। ये मैंने आपको अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल, इनको मिलकर बनता है स्थल मंडल। एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, यानी कि दुर्बलता मंडल क्या होता है, वो होता है सेमी मोल्टन, अर्ध पिघला हुआ प्लास्टिक, यानी कि ज्यादा तरल नहीं है, थोड़ा सॉलिड, थोड़ा ठोसीय है। लिथोस्फीयर क्या होता है, इसके ऊपर तैरता है, तो ये भले ही थोड़ा सा ठोसी है, ज्यादा तरल नहीं है, बट फिर भी स्थल मंडल उसके ऊपर फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है, इतना ये तरल है। और ये जो तो ये देखिए, ये इधर का हिस्सा जहां पे एस्थेनोस्फीयर है, ऊपर ऊपरी परपटी, ये वाली हिस्सा, इसके ऊपर हमारा लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, जो जिसमें है ऊपरी हिस्सा क्रस्ट, नीचे का हिस्सा अपर मेंटल। ये हो गया अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल, और ये हो गया क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी। ये तैर रहा है और ये टूटा हुआ है प्लेटों में। ये मैं इसको तोड़ देता हूं बीच में से। तो कहीं पर
अलग है, कहीं पर अलग है, ये तैर रहा है एक दूसरे के ऊपर, यानी कि सिर्फ महाद्वीप अलग नहीं हो रहे हैं बल्कि एक पूरी प्लेट है जिसमें महाद्वीप और महासागर दोनों हो सकते हैं, वो तैर रही है, वो इधर उधर मूव हो रही है। प्लेट सिद्धांत, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। तो कुछ 6 मेजर प्लेट्स हमने पाई थी, बड़ी बड़ी प्लेट्स, कुछ 20 माइनर प्लेट्स थी। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ एक दो। ये अफ्रीकन प्लेट है, उसी तरह से ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जिसमें कि नॉर्थ अमेरिका है, थोड़ा सा एशिया का पार्ट है, ये है यूरेशियन प्लेट। चलिए, फिर हमने पाया कि अंदरूनी क्रोड जो है उसमें है फेरस एंड निकल, यानी कि लोहा और निकल। बाह्य क्रोड में पाया फेरस, निकल और सिलिका, जो था लिक्विड यानी कि तरल, अंदरूनी क्रोड था सॉलिड। उसके ऊपर मेंटल में पाई ओलिवाइन रॉक्स यानी ओलिवाइन चट्टाने, और इन सब का कंपैरिजन मैंने बताया था कि कौन कितना तरल कौन कितना ठोस। उसके ऊपर आया बेसाल्टिक जो ओशियन में है, अभी अभी मैंने आपको बताया ना, मिड ओशियनिक रिज जो महासागर का अधस्थल है, वो किससे बना हुआ है, उसका पूरा क्रस्ट, वो भूपर्वटी बनी हुई बेसाल्टिक लावा या चट्टानों से, ठीक है। और कॉन्टिनेंट्स के ऊपर है ग्रेनाइट एंड एंडेसाइट, जो दोनों ही थोड़ी कम तरल होती है, बड़ी जल्दी जम सी जाती है। एग्जाम्पल अब देख लेते हैं जल्दी से हम इनसे भी। रॉक्स का मेंटल में क्या पाया हमने, ओलिवाइन बहुत तरल है, जो मैंने आपको बताया। इसीलिए तो इसके ऊपर थोड़ा सा तैरते रहते हैं लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल। ओशियनिक क्रस्ट है बेसाल्टिक, जो अगेन तरल है, मतलब वो फैलता जाता है, उससे पर्वतों का निर्माण नहीं होता है ज़्यादा, बल्कि उससे रिजेस बनती हैं, कटक कुछ बन जाते हैं बीच में दरार घाटी में से निकलकर बाहर, जब ये ओशियनिक बेसाल्टिक लावा जब बाहर आता है, ठीक है। कॉन्टिनेंट पे है एंडेसिटिक, तो जो हमारे पर्वतों का निर्माण जनरली होता है वो इस तरह से होता है, क्योंकि एक के ऊपर एक जब लेयर बनती जाएगी तभी तो पर्वत बनेगा ना, नहीं तो वो फिर क्या होगा, पठार बन जाएगा, ठीक है। और कॉन्टिनेंट के क्रस्ट पे एक और क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट, सबसे कठोर सबसे कम तरल। पूरी की पूरी चट्टाने ही, जो ज़्यादातर हम पत्थर जो यूज़ करते हैं वो ग्रेनाइट के होते हैं। अब प्लेट का इंटरेक्शन फिर हमने, अच्छा ठीक है, हमने समझ लिया कि ये है ऊपर मेंटल के ऊपर इतना हिस्सा प्लेट्स, ठीक है, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर है ना, अपर मेंटल और क्रस्ट का हिस्सा, ये प्लेट है टूटी हुई अलग अलग, तो ये तैरती हैं, कोई इधर जा रही कोई उधर जा रही है, ठीक है। अब ये किस तरह से इनका इंटरेक्शन, ये आपस में किस तरह से व्यवहार करती है, 3 तरीके से होते हैं, ठीक है। पहला है डाइवर्जेंट यानी अपसारी सीमा, जब दूर दूर जाने लगे। दूसरी है कन्वर्जेंट यानी कि अभिसरण सीमा, जब एक दूसरे की तरफ आकर लड़ाई करने लगे, ये दो बाहुबली आके टकराएंगे। तीसरी है, ये तीसरी मेरी है डाइवर्जेंट यानी रूपांतर सीमा, तो एक जाएगा इधर दूसरा जाएगा इधर, आपस में इनको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। तो डाइवर्जेंट देख लेते हैं, कुछ कन्वेक्शन करंट सेल हमने सिद्धांत पढ़े थे, तो ये है डाइवर्जेंट यानी कि जुदा होती हुई लिम्ब, दो ऐसी प्लेटें जो बाहर एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसका एग्जांपल हमने देखा था मध्य महासागरीय कटक यानी मिड ओशियनिक रिज, इसकी वजह से निर्माण होता है रिफ्ट का यानी कि दरार या भ्रंश घाटी बनती है, फिर सागर बनते हैं। तो देखिए ये एग्जांपल हमने अभी भी देखा, अगर ये ओशन में हो तो किस तरह से ऐसी रिजेस बनती जाती हैं और बीच में भ्रंश बनता है, और अगर ये बाय चांस महाद्वीप पर आ जाए, ऐसी प्लेट्स दो जो कि जुदा हो रही है एक दूसरे से, डाइवर्जेंट है यानी कि अपसारी है, जिनका प्रवाह एक दूसरे से दूर है। तो देखिए पहले बनेगी एक भ्रंश घाटी, फिर उसमें से आ जाएगा पानी चारों तरफ से, तो वो बन जाएगी रिफ्ट वैली रिवर यानी कि भ्रंश घाटी की जो नदी है। फिर अगर ये और बढ़ता गया दूर होता गया तो इसमें बन जाएगा एक नवीन समुद्र सागर यानी कि नेसेंट सी। उसके एग्जाम्पल पे मैंने आपको बताया था नेसेंट सी के किस तरह से, रेड सी जो एरिया है वो नेसेंट सी है। उसके पहले क्या होता है, जब रिफ्ट वैली बनती है तो या तो यहाँ पर रिवर बह सकती है यानी कि नदी, या फिर यहाँ पर अपने लेक्स भी बन जाती है। तो मैंने आपको बताया है कि जो ये देखिए पानी जब भर गया ना आसपास से, तो ये तो लेक बन गई या रिवर बन गई और इस तरह से समुद्र बन गया। तो जो आपको ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बताई थी जिसके आसपास बहुत सारी लेक्स का निर्माण हुआ है, एक थी लेक विक्टोरिया जिसमें से निकला था, क्या निकला था, नाइल रिवर निकली थी, इस तरह से जीवन रेखा आपके अफ्रीका की। तो इस तरह से आप देखिए पूरी जो रिफ्ट वैली है यहाँ पर बहुत सारी लेक्स का निर्माण हो गया है। चलिए यह है रेड सी जो कि नेसेंट सी है, लाल सागर जो नवीन सागर है। 1 करोड़ साल बाद क्या होगा, इस तरह से रिफ्ट, क्योंकि ये डाइवर्जेंट है, अपसारी सीमा है इन दो प्लेट्स की, तो ये कट के अलग हो जाएगा। तो हमने देखे जब डाइवर्जेंट वाला हो गया। अब दूसरा जो प्रकार है वो है अभिसरण सीमा का। जब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है तो क्या होता है, 3 तरह की चीजें हम देख सकते हैं। तो देखिए किस तरह से कन्वर्जेंट,
जो एक दूसरे से जुड़ेंगे या फिर एक दूसरे से टकराएंगे कैसे हो सकते हैं? या तो दो महासागर टकरा जाए, ओशियन प्लेट, एक महासागर और एक महाद्वीपीय प्लेट टकरा जाए, या फिर दो महाद्वीपीय प्लेट टकरा जाए। ठीक है, तो जब दो महासागर की प्लेट टकराएंगी तो क्या होगा? इस तरह से ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला बन जाएगी, वॉल्केनिक आर्क, महासागर से महासागर, ओशियनिक क्रस्ट। क्योंकि एक जो भी लंबी प्लेट होगी वो जाएगी नीचे, वो नष्ट हो जाएगी, उसका होगा सबडक्शन। फिर होगा मैग्मा का इरप्शन और बनेंगे ज्वालामुखी आर्क, वॉल्केनिक आर्क, ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला। फिर दूसरा होता है, ये देखिए द्वीप भी इसी से निर्माण हो, बहुत सारे ये जो साउथ ईस्ट एशिया के द्वीप हैं, ये सभी का ओरिजिन, इनका जो प्रारंभ है, इनकी जो उत्पत्ति है वो इसी वजह से हुई है। उसके बाद में अगला आता है हमारा ओशियनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंट यानी अभिसरण सीमा का दूसरा प्रकार है महासागर और महाद्वीपों का टकराव, इन दो प्लेटों का टकराव। अगेन यहाँ पर क्या बनेगा? ये देखिए वॉल्केनिक माउंटेन्स, लेकिन ये होंगे महाद्वीप पर, कॉन्टिनेंटल वॉल्केनिक आर्क, महाद्वीपीय ज्वालामुखीय श्रृंखला होगी। जबकि पहले हमने क्या देखी थी? वो थी महासागरीय ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला। ये है हमारी ट्रेंच यानी खाई। चलिए, फिर वॉल्केनिक माउंटेन्स एग्जाम्पल कुछ देखे थे हमने, तो ये है हमारा एंडीज, जहाँ पे नाजका प्लेट जो है प्रशांत महासागर की एक प्लेट, और साउथ अमेरिकन प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल की, कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप की प्लेट, ये दोनों टकरा रही हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पर्वतों का निर्माण हो गया है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में से एक। और यहाँ पर वॉल्केनो भी है, ज्वालामुखी पर्वत भी पाए जाते हैं। एंडीज शब्द से ही बना है एंडेसिटिक रॉक, क्योंकि ये होते हैं कम तरल और ये जमते जाते हैं तो पर्वतों का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर हम पाते हैं ज्वालामुखी और भूकंप, दोनों ही खतरनाक, वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो मैंने अभी अभी आपको बताई। तीसरे प्रकार की अभिसरण सीमा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कौन सी होगी? वो होगी जब सिर्फ दो महाद्वीपों, महाबलियों का टकराव होगा, तब बनेगी नवीन वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन्स। मैं माउंटेन्स जब अलग से लूंगा लैंडफॉर्म्स में तो आपको और डिटेल में फोल्ड माउंटेन्स समझाऊंगा, आप बस बने रहिए मेरे साथ। कन्वर्जेंस, अ कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, आई एम सॉरी, महाद्वीप और महाद्वीपों का अभिसरण। तो देखिए ये आई, दो महाद्वीप टकराए, एक की टूटी प्लेट, और इस स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से, इस अभिसरण की वजह से बन गए ये माउंटेन्स। इसका एग्जाम्पल क्या था? भारत के हिमालय माउंटेन्स, हिमालय पर्वत, भारत के नहीं सॉरी एशिया के कहेंगे, भारत में काफी हिस्सा है उसका। चलिए, यहां पर कोई ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन भूकंप बड़े जबरदस्त आते हैं। दे एक्सपीरियंस पावरफुल अर्थक्वेक्स। एग्जाम्पल है हिमालयाज, आल्प्स, यूराल। चलिए, तो हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ? पहले जब भारत था दूर तो बीच में था एक सागर, सी। इस सागर की जब प्लेट टकराई तो पहले बने ज्वालामुखी पर्वत, फिर जब आके लैंडमास यानी कि ये जो भारत का हिस्सा है, सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप, ये जब आके टकराया तब क्या हुआ? तब सिर्फ यहाँ पर एक सूचर, मतलब कि ये टूट गई प्लेट, लेकिन कोई ज्वालामुखी नहीं बने, और इन दोनों के टकराने की वजह से फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण हुआ, महाद्वीप के टकराव की वजह से। अब काराकोरम श्रृंखला मैंने बताई थी, ये पूरी काराकोरम श्रृंखला है जो कि हिमालय से पुरानी है, क्योंकि वो हिमालय जब भारत के टकराने के पहले ही वो बनना शुरू हो गया था, तो उनकी जो उत्पत्ति है, उनका जो ओरिजिन है वो है ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनिक ओरिजिन, इसलिए वो काले काले से है। चलिए, आल्प्स माउंटेन रेंज भी एक और फोल्ड माउंटेन रेंज का एक प्रकार है। तीसरे प्रकार का जो था वो था रूपांतर सीमा। तो पहली क्या थी? पहली थी हमारी डाइवर्जेंट, दूर जाने वाली। दूसरी थी हमारी कन्वर्जेंट, एक दूसरे से टकराने वाली। ये दोनों के प्रकार हमने देख लिए। अब तीसरा, कन्वर्जेंट में हमने 3 प्रकार पढ़े थे, जब सिर्फ महासागर टकराए, जब सिर्फ कॉन्टिनेंट टकराए, और जब महासागर और महाद्वीप टकराए। फिर थी एक रूपांतर सीमा, जब एक दूसरे से गुजरती हैं प्लेट्स आपस से, एक दूसरे की तरफ न दूर जाती हैं ना पास आती हैं, सिर्फ गुजरती हैं, तो होता है सीज्मिक एक्टिविटी यानी कि भूकंप आते हैं। पर्वत तो नहीं बनते लेकिन भूकंप आते हैं। और फॉल्ट लाइन यानी कि कुछ ब्रंच बन जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था सैन एंड्रियास फॉल्ट, इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी सैन एंड्रियास करके। तो चलिए, ये 2 प्लेट आपस में इस तरह से मूव हो रही है, इसीलिए यहाँ पे एक फॉल्ट घाटी, एक दरार का निर्माण हुआ है। तो 3 थ्योरीज हमने पूरी की थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि महाद्वीपीय प्रवाह, सागरीय अधिस्थल का विस्तार और प्लेट विवर्तनिकी। तो
इस तरह से हमारे लेक्चर क्विक रिवीजन एक ख़त्म होता है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे एक बार फिर से देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और हल्का सा जो भी आपको दिमाग में रहे कुछ थोड़ा सा नोट करिए बाद में। एक बार इस वीडियो को देखिए, जो आपको समझ में आ रहा है, जितना आ रहा है, कुछ पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स इधर उधर रफ कुछ भी नोट कर लीजिए, फिर एक बार फिर से देखिए इसे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत आसान लगने लग जाएंगे, आप इसे मान के चलिए। फिर दूसरी एक चीज़ है कि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आस्क CAC जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जो भी मटेरियल हो सकता है, जो भी जिस तरह से भी हम आपको गाइड कर सकते हैं वो हम करते रहेंगे समय समय पर। वहाँ पर बीच बीच में हम लोग एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करते रहेंगे, जिसमें कि जो ट्यूटर्स हैं वो बात कर सकते हैं आपसे, आप हम लोगों से पूछ सकते हैं सीधे अपने सवाल, और हम कोशिश करेंगे उसके जवाब दें। फिर तीसरी बात है कि आप लोग शायद सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स नहीं मिलेंगी। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स भी हैं वो भी, उनकी भी मुझे लगातार ऐसी रिक्वेस्ट आ रही है, या फिर इस तरह से वो लोग बता रहे हैं कि सर लेक्चर्स के वीडियो जब आते हैं तो पता नहीं पड़ता है, तो आप बेल आइकन दबाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, बाय बाय।